आज तक तानजीरो के जितने भी एपिसोड बने हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ हिंट जरूर दे रखा होता है या फिर कुछ हिडन मैसेज छुपा होता है। तो सबसे पहला एपिसोड होता है एक लड़का जहां पहाड़ों के बीच मुस्कुराता है और अपने छोटे छोटे भाई बहनों के साथ रहता है। और एक दिन जब वो घर से लौट कर आता है तो सब कुछ लहू में डूबा हुआ मिलता है। सिर्फ एक छोटी सी बच्ची बचती है, नाम है उसका नेजुको। लोग इस सीन को ट्रेजिक स्टार्ट कहते हैं, लेकिन यहाँ एक हिडन मैसेज छुपा हुआ है। एवरी स्पिरिचुअल अवेकिंग बीइंग्स विथ लॉस। तानजीरो के लिए उस दिन दुनिया दो टुकड़ों में टूट गई थी। एक तो उसने अपने परिवार को खो ही दिया था, दूसरा अपनी बहन को डीमन बनते हुए देख लिया था। तो जिंदा और मौत के बीच का बॉर्डर लाइन उसके घर के अंदर आ चुकी थी। अब तानजीरो जो था, यही पेन ऑफ ड्यूलिटी उसका स्पिरिचुअल इग्निशन बन गया। एक शो के स्टार्ट में ही एक मैसेज देता है, जब सब कुछ खो देता है वही सब कुछ समझ जाता है। इस लाइन को समझने के लिए आपको भी कुछ खोना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस दुनिया को समझ पाएंगे। तानजीरो उस दिन सिर्फ अपनी फैमिली नहीं, अपनी इनोसेंस भी खो देता है, लेकिन वो रिवेंज नहीं लेता, वो अंडरस्टैंडिंग ढूंढता है। सीन 2, द रॉक टेस्ट, स्ट्रेंथ वर्सेस स्टिलनेस। उरोको ताकी का टेस्ट, रोक को काटना। ज्यादा लोग सोचते हैं ये एक स्ट्रेंथ टेस्ट था, लेकिन असली टेस्ट माइंड स्टिलनेस का था। उसने जितना स्ट्राइक्स मारे उससे ज्यादा अपने मन में ही थॉट्स को मार गया। वो हर दिन गिल्ट से लड़ता था, मैं नेजुको को बचा क्यों नहीं पाया, क्या मैं सच में लायक हूँ। तानजीरो अपने मन में बस यही थॉट्स लेके चलता था। यही इंटरनल स्ट्रगल हिडन सिंबलिज्म है। द रॉक वॉज नॉट आउटसाइड हिम, इट वॉज इनसाइड। उसका ईगो, गिल्ट और डाउट ही वो रॉक था जिसे उसे तोड़ना था। और जब साबितो और माकुमो के एडमोन ने उसे गाइड किया तो वो मोमेंट फिजिकल नहीं था, वो स्पिरिचुअल इंटरवेंशन था। यानी जब इंसान अपने पर्पस के साथ सच्चा होता है तो यूनिवर्स खुद उसके लिए टीचर भेजता है। अब मुझे नहीं पता तुम लोगों को ये सब कैसे समझ आ रहा हो, मगर जो ये डीप बातें हैं शायद तुम लोगों को जरूर समझ आए। नंबर 3, द मिरर ऑफ डीमंस, कंपेशन बियॉन्ड हार्टेड। जब तानजीरो पहला डीमन मारता है सबसे पहले मिशन में, तो वो रो पड़ता है। ये मोमेंट लोग इमोशनल समझते हैं, पर यहाँ एक डीप फिलोसफिकल पॉइंट छुपा हुआ है। ही डजंट किल डीमंस, ही लिबरेट्स देम। हर डीमन एक ह्यूमन था जो अपनी डिजायर, ईगो या पेन के चक्कर में नीचे दबकर डीमन बन गया। तानजीरो उस मोमेंट में उन्हें सिर्फ मारता नहीं, उन्हें उनके दुख से मुक्त करता है। यही तानजीरो जजमेंट से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से फाइट करता है। हर बार वो डीमन का हाथ पकड़ता है और उन्हें पीसफुली डेथ देता है, जैसे वो कह रहे हो तू बुरा नहीं था, तू बस थोड़ा भटक गया था। तो तानजीरो का ये डीप नॉलेज शायद आप लोगों को समझ आए। अगर हम एक एपिसोड को स्पिरिचुअली बहुत ही डीप से समझे तो हम उसके पीछे छुपी कहानी और छुपे रहस्य को एक ऐसे नॉलेज और ऐसे दिमाग के फिल्टर से समझ सकते हैं जो शायद ही कुछ लोग समझ पाते हैं। तो ये कंपेरिजन ही तानजीरो को अलग बनाता है। वो एक स्वॉर्डमैन नहीं, वो एक स्पिरिचुअल हीलर है। नंबर 4, रुई आर्क, द मीनिंग ऑफ ब्लड। रुई जो लोअर मून डीमन था, उसके साथ फाइट में तानजीरो का वाटर ब्रीथिंग फ्लेम में बदल जाता है। लोग इस मूवमेंट को सिर्फ एक पावर अप सीन समझते हैं, पर यहाँ एक एनेसेट्रल मेमोरी अवेकिंग होता है। जब तानजीरो नेजुको को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना हिनोकामी कागुरा यूज करता है तो वो पावर नहीं, इमोशन से चल रहा होता है। यानी लव कैन अवेकन व्हाट ट्रेनिंग कैन नॉट। यहाँ एक फिलोसफिकल थीम छुपी है। नेजुको और तानजीरो का बॉन्ड फैमिली ट्रॉमा का स्पिरिचुअल हीलिंग फॉर्म है। रुई जहाँ फेक फैमिली बॉन्ड्स बनाता है कंट्रोल और फियर से, वहां तानजीरो रियल फैमिली बॉन्ड दिखाता है सैक्रिफाइस और केयर से। तो रुई और तानजीरो के बीच का फाइट सिर्फ कॉम्बैट नहीं था, वो फेक वर्सेस रियल लव का फिलोसफिकल बैटल था, जो कि हमें बताता है एक फेक फैमिली और एक रियल फैमिली के बीच का डिस्टेंस कितना हो सकता है। अब तुम्हें इस एपिसोड में क्या समझ आया हो तो ठोको लाइक।
नंबर 5, द इन्फिनिटी ट्रेन, द ड्रीम ऑफ द पास्ट। मुगेन ट्रेन आर्क में जब एनमू सबको सपने में बांध लेता है और तानजीरो अपनी फैमिली के साथ फिर से मिलता है, वो सीन लोगों को इमोशनल लगता है, लेकिन उसके अंदर एक स्पिरिचुअल इल्यूजन टेस्ट छुपा होता है। अटैचमेंट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कैच। तानजीरो के लिए सबसे बड़ा दर्द था अपनी फैमिली को फिर से मिलना और उन्हें फिर से खोना। उसके लिए सपने और रियलिटी दोनों एक जैसा दर्दनाक थे। जब वो खुद को सपने में मार लेता है ताकि जाग सके, वो एक सेल्फ रियलाइजेशन एक्ट था। वो कह रहा था, मैं अपनी पेन से भाग नहीं सकता, मुझे उसे उठकर जीना सीखना होगा। यानी अब तुम समझ सकते हो, तानजीरो जो कि अपनी फैमिली से दोबारा मिलता है और वो समझता है कि मेरी रियल फैमिली है, मगर वो जान लेता है उसकी फैमिली उसे भटका देती है उसके रास्ते से। फिर तानजीरो समझ जाता है कि ये सच नहीं है। अगर मैं वापस मिला तो मैं अपनी रियल लाइफ दुनिया में नहीं जा पाऊंगा, और वो अपने सपने में ही खुद को मार लेता है ताकि वो सपना छूट सके और रियल लाइफ के सपने में वो वापस आ सके। यानी तानजीरो के अंदर इमोशनल अवेकिंग होती है। वो एक्सेप्ट करता है कि हैप्पीनेस एंड पेन दोनों एक ही जर्नी का पार्ट है। अब तुम समझ सकते हो तानजीरो की इस बात से कि लाइफ के अंदर हैप्पीनेस और पेन दोनों ही लाइफ का हिस्सा है, तो वो आते जाते रहते हैं। नंबर 6, रेनगोकू डेथ, द इनहेरिटेशन ऑफ फायर। जब रेनगोकू मर रहा होता है, तानजीरो उसके सामने खड़ा है आंसू भर के। रेनगोकू का लास्ट वर्ड थे, सेट योर हार्ट अब्लेज। ये लाइन सिर्फ मोटिवेशन नहीं थी, ये फिलोसॉफिकल इनहेरिटेशन थी। यानी एक ऐसी फ्लेम जो कभी बुझ नहीं सकती, जो हर जनरेशन से अगले में चली जाती है। रेनगोकू ने अपनी जिंदगी ड्यूटी में जला दी और तानजीरो ने अपना सोल उस फ्लेम में डाल दिया। वो सीन ये दिखाता है, मेंटोस डोंट डाई, दे जस्ट बिकम द वॉइस इनसाइड योर कंसाइंस। जब तानजीरो चिल्लाता है अकाजा के पीछे, वो रिवेंज नहीं, वो रिस्पेक्ट था। वो कह रहा था, तू जीत गया पर वो मर के भी तेरे से ऊपर है। तो इसके अंदर साफ साफ झलकने को मिलता है कि तानजीरो अकाजा की रिस्पेक्ट करता है, उसकी बेइज्जती नहीं करता। और इसके अंदर आपको क्या समझ आया कमेंट में बताओ। नंबर 7, द साउंड हासिरा आर्क पेन अस रिदम। स्टेंगेन यूजी का आर्क एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में तानजीरो एक और लेसन सिखाता है, नॉट ऑल स्ट्रेंथ साइन सम स्ट्रेंथ इंड्योरेंस साइलेंटली। वहां तानजीरो के अंदर बैलेंस आता है, वाटर और फायर दोनों का। ये एक यिन यांग सिंबलिज्म है। फायर इक्वल पैशन एंड एक्शन, वाटर इक्वल क्लेमनेस एंड एक्सेप्टेशन। और जब तानजीरो नेजुको को कंट्रोल करता है, जब वो डीमन रेज में आती है, वो सीन एक मेटाफोर है। टू कंट्रोल द डीमन आउटसाइड, योर मस्ट कंट्रोल द डीमन इनसाइड। उसने अपनी रोर को लुलबी में बदला और वहीं उसकी रियल मिस्ट्री थी। अब ये सीन मुझे भी नहीं समझ आया। अगर आपको इस सीन के अंदर जो भी चीज समझ में आई हो रिदम के माध्यम से, और मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इसके अंदर आपको क्या सीखने को मिला वो भी कमेंट में बता दो, और लाइक एंड फॉलो कर दो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेकर ही आता रहता हूँ।